नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के सबसे बुनियादी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे संविधान का प्रीएम्बल और उसकी विशेषताएं। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये लेक्चर आपके लिए नींव का पत्थर साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरे टॉपिक को हमने 5 आसान सेक्शंस में बांटा है। इसे ऐसे समझिए कि हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट पढ़ रहे हैं। हम शुरुआत करेंगे उसके विजन से, यानी प्रीएम्बल से। फिर हम उसके मजबूत स्तंभों को, उसके अंदरूनी ढांचे को और उन सभी सिस्टम्स को समझेंगे जो इसे एक जिंदा और मजबूत इमारत बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रीएम्बल। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, इसे कई विद्वानों ने हमारे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड या पहचान पत्र और यहां तक कि संविधान की आत्मा भी कहा है। ये वो पहला पन्ना है जिसमें पूरे संविधान का दर्शन, उसका फिलॉसफी और उसके मूल उद्देश्य लिखे हुए हैं। अब जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस स्लाइड पर खास ध्यान दें। हमारा प्रीएम्बल अचानक से नहीं लिखा गया। ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पर आधारित है। ये 2 तारीखें अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। इस रेजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया था और इसे 22 जनवरी 1947 को असेंबली ने अपना लिया था। इसके पीछे कुछ ग्लोबल इंस्पिरेशंस भी हैं, जैसे प्रीएम्बल का आइडिया हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के जो आदर्श हैं वो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हैं। ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। क्या प्रीएम्बल को कभी अमेंड किया गया है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ एक बार, 42nd अमेंडमेंट 1976 के जरिए। ये अमेंडमेंट इतना बड़ा था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसने प्रीएम्बल में 3 बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव किए। पहला, इसने सोशलिस्ट शब्द जोड़ा। दूसरा, इसने सेक्युलर शब्द जोड़ा। और तीसरा, इसने यूनिटी ऑफ द नेशन को बदलकर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया। ये तीनों बदलाव याद रखना बहुत जरूरी है। तो प्रीएम्बल का लीगल स्टेटस क्या है? इसका सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। शुरुआत में 1960 के बिरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल संविधान निर्माताओं के मन को समझने की एक चाबी तो है, लेकिन यह संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये व्यू बाद में बदल गया। 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलट दिया और साफ कहा कि प्रीएम्बल संविधान का एक इंटेग्रल यानी अभिन्न अंग है। तो आपके लिए टेक अवे ये है, आज प्रीएम्बल को संविधान का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है, भले ही आप इसके आदर्शों को सीधे कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते। संविधान निर्माताओं के विजन को सही मायने में समझने के लिए हमें उनके इस्तेमाल किए गए शब्दों को समझना होगा। तो चलिए प्रीएम्बल के मूल शब्दों को डिकोड करते हैं। प्रीएम्बल की शुरुआत पूरे दस्तावेज के सबसे शक्तिशाली 3 शब्दों से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये एक बहुत गहरी घोषणा है। इसका मतलब है कि इस संविधान को शक्ति, इसकी अथॉरिटी किसी राजा, किसी पार्लियामेंट या किसी विदेशी ताकत से नहीं मिलती। इसकी शक्ति का स्रोत खुद भारत के लोग हैं। पहली ही लाइन से लोकप्रिय संप्रभुता यानी पॉपुलर सॉवरेनिटी का सिद्धांत स्थापित हो जाता है। चलिए अब जल्दी से उन 5 मूल शब्दों को समझते हैं जो भारत को डिफाइन करते हैं। सॉवरेन यानी संप्रभु, इसका मतलब है कि भारत अपने मामलों में आज़ाद है। हम अपनी विदेश नीति और अपने आंतरिक कानून बिना किसी बाहरी दखलंदाजी के बना सकते हैं। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, ये अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करने का लक्ष्य रखता है। सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, ये तो सिंपल है, हम अपनी सरकार चुनाव के जरिए खुद चुनते हैं। और रिपब्लिक यानी गणराज्य, इसका मतलब है कि हमारे देश के प्रमुख यानी राष्ट्रपति चुने हुए व्यक्ति होते हैं, ना कि किसी राजा या रानी की तरह वंशानुगत। ये 5 शब्द हमारी राष्ट्रीय पहचान के स्तंभ हैं। अब जब हमने संविधान की फिलॉसफी, उसकी आत्मा को समझ लिया है, तो चलिए अब उसके शरीर यानी उसके ढांचे को देखते हैं। आखिर वो कौन सी बातें हैं जो भारतीय संविधान को इतना अनोखा बनाती हैं? सबसे पहले इसका आकार। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसके पीछे मुख्य रूप से 4 कारण हैं। पहला, भारत का विशाल भौगोलिक क्षेत्र और विविधता। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का प्रभाव जो खुद बहुत लंबा था। तीसरा, केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान का होना। और चौथा, संविधान सभा में वकीलों का दबदबा जो हर बात को विस्तार से लिखना पसंद करते थे। हमारे संविधान को अक्सर उधार का थैला या बैग ऑफ बोरोविंग्स कहा जाता है, लेकिन यह असल में एक स्मार्ट एडेप्टेशन है। एक आसान एग्जाम ट्रिक याद रखिए। एक पावरफुल देश जैसे US से हमने पावरफुल चीजें ली, जैसे फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू।
हमारे पुराने शासक यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की प्रेरणा ली। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर भी शामिल है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ब्लूप्रिंट से लिया गया है। संविधान के पार्ट 3 में हैं हमारे 6 मौलिक अधिकार, जो हमारे लोकतंत्र की नींव हैं। ये जस्टिशिएबल हैं, जिसका मतलब है कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप उन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आखिरी वाले पर खास ध्यान दें, आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि ये नागरिकों को अपने दूसरे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता। तो हमने फिलॉसफी और अधिकार समझ लिए, लेकिन किसी भी अच्छे ब्लूप्रिंट को स्थिरता के लिए एक चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम की जरूरत होती है। चलिए देखते हैं कि हमारा संविधान इस नाजुक संतुलन को कैसे बनाता है। और ये स्लाइड उस संतुलन को बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। यहाँ शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। लेजिस्लेचर यानी विधायिका कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका उन्हें लागू करती है, और जुडिशरी यानी न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है। राइट साइड में आप पार्लियामेंट की आर्टिकल 368 के तहत संविधान को संशोधित करने की शक्ति और जुडिशरी की जुडिशियल रिव्यू की शक्ति के बीच एक खूबसूरत तनाव देख सकते हैं। इससे कोई भी एक अंग जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाता। इस संतुलन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मशहूर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी मूल ढांचे का सिद्धांत। दिलचस्प बात यह है कि ये शब्द आपको संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये एक जुडिशियल इनोवेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि पार्लियामेंट के पास संविधान को संशोधित करने की शक्ति तो है, लेकिन वो इसके मूल स्तंभों को, जैसे लोकतंत्र, संघवाद या न्यायिक समीक्षा, को बदल या नष्ट नहीं कर सकती। इसे संविधान का आखिरी सुरक्षा कवच समझिए। एक और अनोखी विशेषता है कठोरता और लचीलेपन का ये मिश्रण। कुछ हिस्से, जैसे नए राज्यों का निर्माण, आसानी से एक सिंपल मेजॉरिटी से बदले जा सकते हैं, जो संविधान को समय के साथ बदलने की अनुमति देता है। लेकिन मूल संघीय विशेषताएं, जैसे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, उन्हें बदलने के लिए एक कठिन प्रक्रिया, पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी और साथ ही कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी की जरूरत होती है। यह राज्यों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो हमने फिलॉसफी, अधिकार और चेक्स एंड बैलेंसेस को देख लिया। अब अपने आखिरी सेक्शन में चलिए शासन की असली मशीनरी को देखते हैं, वो ढांचे और स्वतंत्र निकाय जो ये सुनिश्चित करते हैं कि संविधान का ये विशाल ब्लूप्रिंट हर रोज काम करे। संविधान में असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके आर्टिकल्स नोट कर लें। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक सचमुच अनोखी विशेषता है हमारा 3 टियर यानी 3 स्तरीय शासन। हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और आखिर में लोकल गवर्नमेंट्स। 73rd और 74th अमेंडमेंट्स ने ग्रामीण इलाकों में पंचायतों को और शहरी इलाकों में म्यूनिसिपैलिटीज को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे लोकतंत्र बिल्कुल जमीनी स्तर तक पहुंचा। और आखिर में ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा लोकतंत्र निष्पक्ष रूप से चले, संविधान ने कई शक्तिशाली स्वतंत्र निकाय बनाए। हमारे पास इलेक्शन कमीशन, CAG और UPSC हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये उस समय की सरकार के दबाव के बिना काम कर सकें। जैसे इलेक्शन कमीशन चुनाव के दौरान शक्तिशाली लोगों को भी जिम्मेदार ठहरा सकता है। ये आज़ादी एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब देखते हैं इस टॉपिक से कुछ अहम वन लाइनर जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तैयार हैं? प्रियम्बल 3 तरह का न्याय सुनिश्चित करता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। भारत का ढांचा फेडरल है, लेकिन एक मजबूत सेंटर के साथ। हमारा संविधान रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है। आर्टिकल 1 भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। और याद रखिएगा, हमारे यहाँ पूरे देश के लिए सिंगल सिटीजनशिप है। जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक विचार, जब आप इस तरह के सवाल का जवाब दें तो सिर्फ उधार ली गई चीज़ों की लिस्ट न बनाएं। मूल बात यह है कि आपको डिस्कस करना है कि कैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया, बल्कि उन विदेशी विचारों को भारत के अनोखे सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार ढाला। और हम इस लेक्चर को एक विचार के साथ समाप्त करेंगे। संविधान कोई स्थिर दस्तावेज नहीं है, ये एक जीवित, सांस लेता हुआ डॉक्यूमेंट है, जिसका उद्देश्य देश के साथ विकसित होना है।
तो आज हमने जो कुछ भी पढ़ा उस पर विचार करते हुए सोचिए, आज के और कल के भारत के लिए वो अगला बड़ा बदलाव या संशोधन क्या है जिसकी आपके हिसाब से जरूरत है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे संविधान की आत्मा को जिंदा रखता है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।